शुरू करें? ऑन है ना? ठीक है। तो अभी हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं हैबर्स प्रोसेस के बारे में। हैबर्स प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, इंडस्ट्रियल मेथड होता है, और वो भी अमोनिया के प्रिपरेशन का। अमोनिया को वैसे बनाया जाता है कई सारे प्रोसेस से। जैसे आप सॉइल में यूरिया ऐड करोगे और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करोगे उसका, यानी कि उसमें पानी डालोगे, तब भी अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। बट वो लार्ज स्केल पे नहीं। अगर हम मान लो कि हमारे पास एक इंडस्ट्री है और हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाया हुआ है अमोनिया का, तो फिर क्या हम वहां पे खेत में यूरिया डाल डाल करके अमोनिया बनाएंगे? नहीं ना। तो उसके लिए हमें एक ऐसा मेथड चाहिए होता है जिससे हम लार्ज स्केल पे अमोनिया का प्रोडक्शन कर सके और चीप रेट पे कर सके, यानी कि सस्ते दामों पे कर सके। क्योंकि जब भी बात आती है किसी भी चीज के बनाने के, किसी भी चीज के प्रिपरेशन की बात आती है, और वो भी इंडस्ट्रियल मेथड से, वहां पे सबसे बड़ी बात देखी जाती है पैसे। कम पैसे में आपको कितना ज्यादा प्रोडक्शन करके बताना है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। क्योंकि किसी भी चीज के बनाने के कई प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड केवल वही प्रोसेस माना जा सकता है जो चीप रेट पे मिलता है, यानी कि सस्ते दरों पे हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं अमोनिया को, यानी कि NH3 का फॉर्मेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अमोनिया जो है इसका प्रिपरेशन हम लोग करेंगे अभी NH3 का, राइट। और NH3 का प्रिपरेशन करेंगे वो भी हैबर्स प्रोसेस से। सो बेसिकली हैबर प्रोसेस होता क्या है, इसके बारे में हम इक्वेशन लिख करके बता दे रहे हैं पहले तो, उसके बाद समझाएंगे इसके प्रोसेस के बारे में पूरी तरह से। तो ये इस प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, कंबाइंड होता है हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है। नाइट्रोजन गैस कंबाइंड होता है हाइड्रोजन गैस के साथ और साथ में बनाता है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस बनाता है। अब ये हैबर प्रोसेस है सिंपली, तो इसमें हम आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं Fe, और मोलिब्डेनम को यूज करते हैं प्रोमोटर की तरह। यहां जो आयरन है हमारा Fe, वो इस प्रोसेस में यूज होता है कैटलिस्ट के तौर पे, ठीक है ना। और साथ में जो MO है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलिब्डेनम, वो यूज होता है प्रोमोटर की तरह। प्रोमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। हम लोग प्रोमोटर उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना, यानी कि आयरन की एक्टिविटी को ये बढ़ा देगा। अब इस प्रोसेस में होगा क्या, ध्यान से समझना, बैलेंस कर लो। सबसे पहले तो यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन इधर भी 6 हो जाएगा और इधर भी 3 2 6 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इक्वेशन है, राइट। अब ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट बहुत ज्यादा रिलीज होता है और इसका डेल्टा H ओवरऑल निगेटिव होता है, क्योंकि जब हीट रिलीज होगा तो ऑफ कोर्स पहले से कम हो जाएगा हीट, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता है। तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होगा तो अमोनिया बनेगा और साथ में हीट भी प्रोड्यूस करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं हैबर प्रोसेस। और साथ में आयरन जो है कैटलिस्ट के तौर पे यूज होगा और मोलिब्डेनम प्रोमोटर के तौर पे। यहां टेम्परेचर हमें रखना है 500 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो है वो 200 ATM प्रेशर रहता है। अब ध्यान से सुनना, जो नॉर्मल प्रेशर है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं वो 1 ATM प्रेशर होता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो सी लेवल का होता है। 1 ATM प्रेशर पे हम लोग ब्रीथ करते हैं कंफर्टेबली। सोचो, इससे 200 गुना ज्यादा प्रेशर पे हमको इस रिएक्शन को करवाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन ओपन चेंबर में नहीं होगा, ये रिएक्शन कंप्रेसर चेंबर में होगा। कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रेशराइज करता है उसको, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 ATM प्रेशर ना दे करके 200 ATM प्रेशर पे इसको रिएक्ट करवाएंगे और साथ ही 500 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगा। अब देखो होता क्या है इस प्रोसेस के दौरान ओवरऑल। सबसे पहले एक सिलेंडर से, याद रखना है 2 सिलेंडर होते हैं, दोनों एक ही जगह से नहीं आया है। यहां जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनलेट कर रहा है, यानी कि अंदर प्रवेश कर रहा है, वो एक कंटेनर से नहीं आया है, 2 सिलेंडर से आया है। एक सिलेंडर से आया है नाइट्रोजन गैस, दूसरे सिलेंडर से आया है हाइड्रोजन गैस, सॉरी ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आया दोनों अलग अलग सिलेंडर से, जब उसके नोजल को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, वहां से आता है।
तो फिर प्रवेश करता है, इसको बोलते हैं इनलेट चैम्बर, इसके अंदर प्रवेश करता है दोनों गैस। अब ये कंप्रेसर, अभी जस्ट मैंने बताया है कि इस रिएक्शन के दौरान प्रेशर हमें कितना रखना है, 200 एटीएम प्रेशर, और वो प्रेशर ओपन चैम्बर में तो नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें चाहिए होगा कंप्रेसर मशीन। तो ये कंप्रेसर क्या करता है, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंप्रेस करके पास लाता है। कंप्रेसर का काम होता है मॉलिक्यूल्स को पास लाना, ठीक है ना, और हीट का काम होता है मॉलिक्यूल को दूर ले जाना। तो यहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंप्रेस करने के लिए ये जो है हमारा ये कंप्रेसर मशीन जो है वो सहायता करेगा। तो इसमें अब आ जाएगा कंप्रेसर से गुजरते हुए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस चैम्बर में आ जाएगा। अब यहां पे जैसे ही चैम्बर में आया तो इसी के अंदर डाला हुआ रहता है कैटेलिस्ट, इसीलिए इस चैम्बर का नाम है कैटेलिस्ट बेड, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा आयरन जो है वो डाला हुआ रहता है। कुछ अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी यहां पे रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रहा हमारा कैटेलिटिक चैम्बर, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस रास्ते से आएगा और कैटेलिटिक चैम्बर से गुजर के चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ये आएगा अंदर में, कैटेलिस्ट चैम्बर से गुजरने के बाद यहां से जो है अमोनिया निकलता है, ठीक है ना, क्योंकि अमोनिया बन चुका होगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आया, इसमें कैटेलिस्ट के साथ रिएक्ट करने पर, कैटेलिस्ट के साथ रिएक्ट करने पर 500 डिग्री सेल्सियस, इसी में हम लोग क्या देते हैं, हीटर दे दिए हुए हैं। हीटर जो है यहां पे एक्चुअली आप देखे होइएगा, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो यहां पे होते हैं इंडक्शन लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, इसके अंदर रेसिस्टर होता है, जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो इस इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ रहा है, इस चेंबर में जाएगा, उसको हीट मिलेगा, और यह है कैटेलिस्ट का बेड, इससे गुजरते ही क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो यहां से जो है अमोनिया जाएगा इस चेंबर में, हीट एक्सचेंजर प्रोसेस में जाएगा, ठीक है ना। और ये अमोनिया जो होता है जब बन जाएगा हमारा, तो इसके पास जो है कुछ अनरिएक्टेड अमाउंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी होते हैं। क्यों, उसको समझो। ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होते रहता है। मतलब कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर अमोनिया भी बना रहा होगा, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ अमोनिया ब्रेक डाउन होकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट हो रहा होगा। दैट मींस कि जब इस प्रोसेस के दौरान अमोनिया का फॉर्मेशन होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड भी रह जाता है इक्विलिब्रियम स्टेज में, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम स्टेज में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह गए हैं उसको वापस से भेज दिया जाता है किसमें, हीट एक्सचेंजर में। यहां पे जाएगा वो, यहां से अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस से इस चैम्बर में आएगा, ताकि जो रिएक्ट नहीं किया था पहले वो फिर से रिएक्ट करके और वापस से फिर अमोनिया बन के जा सके। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही यहां पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अनरिएक्टेड आएगा वो इस चैम्बर में आएगा और वापस से हीट में जो हीट मिल रहा है उसको उसके साथ कंबाइंड होगा कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, फिर अमोनिया बन के वो आएगा, और जो हमारा अमोनिया होता है वो इधर से पास आउट हो जाता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन वापस से चला जाता है, जबकि अमोनिया जो होता है वो यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ये अमोनिया क्या होता है, इस चैम्बर में आता है, कंडेंसर चैम्बर इसको बोलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो अमोनिया क्या है, गैस। अब गैस को तुमको पाना है, किसी कंटेनर में स्टोर करना है, तो वहां पे कंप्रेसिबल चैम्बर रखना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां से जो होता है स्टीम वगैरह जो होता है, वाटर वेपर जो भी बना हुआ रहता है इसके अंदर, वो निकल जाता है और यहां अमोनिया ठंडा हो जाता है कंडेंसर के प्रेजेंस में। तो यहां पे लिक्विड अमोनिया जो है आपका आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे लिक्विड अमोनिया आया, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर क्या करता है, अच्छा एक और बात है, ध्यान से सुनना, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं किया था वो एक तो इधर से भी आ सकता है, या फिर अगर वो अमोनिया के साथ चला गया है तो इस कंप्रेसर चेंबर में आकर के अमोनिया लिक्विफाई हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया जो है वो इजीली लिक्विफिएबल गैस है, ये कम टेम्परेचर पे भी आराम से लिक्विफाई हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिक्विफिएबल जल्दी नहीं होता है। इसीलिए ये पहुंच जाता है नेक्स्ट कंप्रेसर चेंबर में, यहां से ये जाएगा इस चेंबर में और फिर वापस से यहां से आ जाएगा यहां पे, ठीक है ना। ओवरऑल यही था हमारा हैबर प्रोसेस, जिसमें अमोनिया का प्रिपरेशन होता है। ध्यान से सुनना है, इस प्रोसेस में अगर आपको अमोनिया का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, यानी कि अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनाना है, तो सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि लीच-एटल-आयर्स प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस, लीच-एटल-आयर्स प्रिंसिपल आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जब भी कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो या रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो वहां पे लीच-एटल-आयर्स प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। ये लॉ कहता क्या है, ध्यान से सुनना, यहां पे रिएक्टेंट के साइड में कितने मोल्स थे गैस के,
1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, यानी कि 4 मोल गैस थे रिएक्टेंट में और 2 मोल गैस थे प्रोडक्ट में। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स जो था वो कम था और रिएक्टेंट में ज्यादा था। यानी कि इस प्रोसेस के दौरान प्रेशर जो होता है राइट साइड में कम हो जाता है। तो लीच-एटलायर्स प्रिंसिपल कहता है कि अगर तुम लेफ्ट साइड में कोई चीज बढ़ाओगे तो उस रिएक्शन में जो तुमने चेंज किया है, मतलब अगर हमने लेफ्ट साइड में प्रेशर को बढ़ाया तो हमने लेफ्ट साइड में कुछ चेंजिंग किया, तो इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए इक्विलिब्रियम राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बोले तो अमोनिया का प्रिपरेशन और ज्यादा होने लगेगा। ध्यान से सुनना क्या मैंने बोला है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के प्रेशर को अगर हम बढ़ा देंगे तो इस बढ़े हुए प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए या यूं कहो इक्वलाइज करने के लिए जो अमोनिया होगा वो और ज्यादा इस साइड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर सीधे सीधे शब्दों में बात की जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अमाउंट को बढ़ाते जाओ, प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कि अगर इस प्रोसेस में यानी कि हैबर प्रोसेस में प्रेशर को बढ़ाया जाए तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। और एक और बात है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसीलिए ये प्रोसेस लो टेम्परेचर पे होना चाहिए, इसीलिए हमने 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। अब कुछ लोग समझते हैं कि 500 डिग्री सेल्सियस का मतलब बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में हाई टेम्परेचर अबव 1000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अगर हमारा टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है यानी कि 900 से 950 डिग्री सेल्सियस तक है तो उसको मॉडरेट टेम्परेचर ही माना जाता है। तो यहां पे मॉडरेट टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है ना कि हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए इस रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो हो जाता है। अगर टेम्परेचर आप कम करोगे तो मॉलिक्यूल कम कोलाइड होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, इसीलिए मॉलिक्यूल कम कोलाइड करेगा। तो इसी चीज से के मतलब एक तरह से समझ लो कि प्रॉब्लम से को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पे आयरन एज अ कैटलिस्ट डालते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं 4th नंबर चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कि जैसे ही हम कैटलिस्ट डालते हैं किसी रिएक्शन में वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने यहां पे कैटलिस्ट डाला हुआ है। ओवरऑल रिएक्शन यही था। अगर सम अप करना हो तो इसको ऐसे समझ सकते हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंप्रेसर चेंबर में सबसे पहले आता है। कंप्रेसर चेंबर में आने के बाद वो दोनों पास में आ जाएगा। जब वो पास में आएगा तो वो हीट चेंबर में जाएगा और यहां पे कैटलिस्ट बेड रखा हुआ है, इससे जब वो गुजरेगा तो अमोनिया बन चुका होगा। ध्यान से सुनना। और ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो कुछ अनरिएक्टेड हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी इसके साथ साथ ही चले जाएंगे। तो जो अमोनिया होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, वो सारे के सारे इधर आएंगे, राइट। नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो अनरिएक्टेड है वो भी आएगा, अमोनिया भी आएगा। जैसे ही इस कंप्रेसर चेंबर में आएगा अमोनिया लिक्विफाई होकर के नीचे ड्रॉपलेट्स बन के गिर जाएगा और जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन होगा वो अभी भी गैस रहेगा, इसी वजह से वो वापस से कंप्रेसर चेंबर में आकर के हीट एक्सचेंजर में भेज दिए जाते हैं। यहां से वो जाएगा और ये हीट गेन करेगा, गर्म होते ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाएगा, फिर से ये अमोनिया बन के वापस चला जाएगा। क्लियर है? ओवरऑल यही था हैबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में कम खर्च में ज्यादा बन जाता है अमोनिया का प्रोडक्शन। रीजन है, जब 500 डिग्री सेल्सियस पे आप टेम्परेचर रखे हुए थे तो आपको फ्यूल कम जलाना पड़ा। अगर आप कैटलिस्ट नहीं डालते तो आपको टेम्परेचर 500 नहीं बल्कि और ज्यादा करना पड़ता, और सोचो उतने टेम्परेचर को गेन करने के लिए तुम्हें फ्यूल भी बहुत ज्यादा जलाने पड़ेंगे, तो फ्यूल का खर्च बच गया। दूसरा नंबर बात, जो कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं इस प्रोसेस में, उस कैटलिस्ट का तो यूज एक्चुअली जब हम कर रहे हैं तो वो तो अनरिएक्टिव होता है ना। हम लोग तो पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो नेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि जिस आयरन को हमने डाला इस प्रोसेस में हमें उतना ही आयरन मिल जाएगा। अगर हमने इसमें 5 केजी आयरन डाला है या 50 ग्राम डाला है तो रिएक्शन के बाद में भी 50 ग्राम जो है आयरन मिल जाएगा। मतलब ये कि एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग आयरन में और मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स होगा उसके, ठीक है ना। यही है ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ, याद रखना है हमें कौन सा प्रोसेस है ये, हैबर प्रोसेस, जिसमें हम बनाते हैं यूरिया का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। और याद रखना है ये जो अमोनिया नीचे आ रहा है ये एक्चुअली वाटर में घुल करके आता है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वाटर हम लोग डालते हैं और गरम गरम अमोनिया आता है। कोल्ड वाटर से जैसे ही आता है ये सॉल्युबल हो जाता है। अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया पानी के साथ नीचे गिरता है और यहाँ पे जो भी पानी गर्म हो जाता है वो जाकर के यहाँ से वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। बाकी की कहानी आपको पता है ही। ओवरऑल यही था हैबर प्रोसेस। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देख लीजिए एक बार। नहीं सर, देख लीजिए, परफेक्शन चाहिए। नहीं होगा तो दूसरा बार बनाइए।